पप्पू यादव है, पूर्णिया से सांसद हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव बिहार की उम्मीद है, जननायक कह रहे हैं उनको, जिनको कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूं, तो पप्पू यादव की बात का मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता, नोटिस नहीं ले सकता। पप्पू यादव के प्रश्न के उत्तर देने वाले बिहार में असंख्य लोग हैं जो उत्तर दे रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कराए गए एसआईआर के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार संयुक्त यात्रा पर निकले हुए हैं। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, पिछले दिनों चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर बिहार में करवाया गया, उसके खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हुए लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। पहले तो क्या कहेंगे इस पर? चलिए, धन्यवाद। बिहार के युवाओं से, मतदाताओं से, गांव, गरीब, किसान, मजदूर जो हैं जी, और ख़ासकर महिला वर्ग से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आत्मचिंतन करें, अपने आप में खोजें। जी, बाजार में जाने पर माल बहुत बिकता है, लेकिन लोगों को जो अपना पसंद होता है वही खरीदते हैं। जी, लेकिन मेला में घूमते हैं। उसी तरह लोकतंत्र भी एक मेला है। जी, इसमें अनेकों प्रकार के लोग आएंगे, अपनी दुकान लगाएंगे या तमाशा दिखाएंगे, लेकिन निर्भर करता है मतदाताओं पर जी, क्या करेंगे। दूसरी बात कि मैं 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था, 1962 में विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा था। जी, अब इस कसौटी पर बिहार के युवा वर्ग, नौजवान इस कसौटी पर कसे कि 1962 में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले कितने लोग जिंदा हैं जी, जो अपनी बीती कहानी सुना सकते हैं 62 से लेके और अब तक। तो जिन्होंने 62 के प्रारंभिक चुनाव को नहीं देखा, जी, बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में जो धांधली होती उसको नहीं देखा, जी, न भोगा, क्या जाने क्या जाने। दुर्भाग्य है कि आज के युवा वर्ग में कुछ ऐसे निकल गए हैं जी, जो किसी कारणवश रोजगार नहीं पा रहे हैं। तो राजनीतिक दल में एक हवा जो चलता है उसमें उनको तात्कालिक तौर पर कुछ भाग दौड़ करते हैं तो समय गुजारते हैं। एक मनोरंजन का साधन भी है, लेकिन वो भी क्या करेंगे कोई पता नहीं। तो आत्मचिंतन करना चाहिए। 62 का चुनाव मैं लड़ा था, 67, 69, 72 3 बार क्यूटी से लड़ा था। बैलेट से चुनाव होता था और गांव के ताकतवर लोग, खासकर ऊंची जाति के लोग, पिछड़ों और दलितों के जो कमज़ोर, अति पिछड़ा और दलित का मोहल्ला होता था, चुनाव के दिन उसके मोहल्ला के रास्ते पर जाके खड़े हो जाते थे और कहते थे कि आप लोगों को वोट देना है ना कांग्रेस को, तो हाँ, तो रहिए, आपका वोट पड़ जाएगा। और फिर बूथ पर 10 लोग बैठते थे, बैलेट पेपर पर ठप्पा मार के सबका अंगूठा निशान लगा के बक्सा में ठूस लेते थे, ले जाते थे। कहीं कहीं अगर कोई बूथ तक चला भी जाए तो फिर खदेड़ के भगा देते थे। और उसके आगे कहीं कहीं अगर कोई पिछड़े वर्ग में यादव, कोयरी, कुर्मी या दलित वर्ग में पासवान, ये कहीं बूथ चुनाव के दिन बूथ पर अड़ जाए तो वोट तो गिरा लेते थे, लेकिन उसके बाद फिर कई गांवों को लूट लिया जाता था, आग लगा दी जाती थी झोपड़ियों में।
हमने उस सब को भोगा है और उस अपमान को सहते हुए और उससे संघर्ष करते हुए नया हिंदुस्तान तक की यात्रा मैंने की है। तब किससे ये सवाल पूछे? पंडित नेहरू का राज था, चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी जी आए, 400 से पार सीट जीत लिए। कहाँ किसने कहा कि राजीव गांधी चोरी करके जीता है? तब किसी ने नहीं कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो मैं इसीलिए उस पीड़ा को कहता हूँ पीड़ा, कि कुछ लोग हिंदुस्तान में हैं जिनको अपने वंश पर, अपनी जन्म पर, अपनी जाति पर, अपने वंश पर और अपने जन्म पर अहंकार है कि मैं इस वंश में और इस जाति में, इस जाति के इस वंश में जन्म लिया हूँ, जाति ही नहीं, इस जाति के इस वंश में जन्म लिया हूँ, इसीलिए मेरा सर्वाधिकार सुरक्षित है, मेरे सामने कोई नहीं है, अहम ब्रह्मास्मो द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये सपना देखने वाले और कल्पना करने वाले जो कुछ राजपुत्र हैं, अब उनका तो उत्तर हम नहीं दे सकते, युवा वर्ग को सोचना चाहिए। जी, जिनको आप राजपुत्र का वही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी दलित, वंचित, शोषित समाज के वोट को काटना चाहते, वोटर चोरी करना चाह रही हो गई। तो भाई प्रश्न आपने किया, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। जी, क्यों कर रहे हैं? आज़ाद भारत में कई खुदरा खुदरी में आए। जी, कांग्रेस के राज में अति पिछड़ा वर्ग में से, गरीब निर्धन निर्मल वर्ग में से निकल के कामराज नाटर आए। कांग्रेस के शासन में वो धराशायी कर दिए गए। जी, उसी तरह बिहार में कर्पूरी ठाकुर निकले, उनको उस संघर्ष के रास्ते इतना संघर्ष करना पड़ा कि वो नहीं आगे बढ़ पाए। चौधरी चरण सिंह निकले तो उसको जाट नेता कहा गया, जो कि हिंदुस्तान में भारत रत्न मिला है, महान नेता थे। कर्पूरी ठाकुर को कहा गया वो पिछड़ों के नेता हैं। तो इस देश में जगजीवन बाबू निकले तो अपनी जाति के नेता हो गए, महान डॉक्टर अंबेडकर निकले तो वो जाति के नेता हो गए, चरण सिंह निकले तो जाति के नेता हो गए, कर्पूरी ठाकुर निकले तो जाति के नेता हो गए, कामराज नाटर निकले तो जाति के नेता हो गए। तो बाकी देश के अंदर सभी में से जो नेता निकले वो तो चंद्रशेखर निकले तो ठाकुर के नेता हो गए। लेकिन इस देश में एक ही वंश को अपनी मर्जी से, अपने से ही सर्वाधिकार सुरक्षित मुहर लगा लिया कि नेहरू वंश में जो पैदा लेगा वही राष्ट्रीय नेता होगा, बाकी सब जाति का नेता होगा या संप्रदाय का नेता होगा। तब इस मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने वाले का तो कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी 2014 में भी जीते, तब कांग्रेस का शासन था। नरेंद्र मोदी जीते, वोट से जीते, और जब से ये ईवीएम मशीन आया 2004 से, तो कांग्रेस का ही शासन था। कांग्रेस का राज बना 2004 में, 2009 में। तो जब उस मशीन से कांग्रेस का राज बना तो मशीन सही था। अब उस मशीन से नरेंद्र मोदी का राज बन रहा है तो मशीन में गड़बड़ी है, वोट की चोरी है। और ऐसे कहने वाले एक जमात है देश में, जिसको डॉक्टर लोहिया हम लोगों को चेतावनी देते थे। मैं आज फिर हिंदुस्तान के लोगों को, पिछड़े और दलित समाज के सभी लोगों को डॉक्टर लोहिया के शब्दों में चेतावनी दे रहा हूँ
कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस हिंदुस्तान में एक वर्ग विशेष ऐसा है, सामंतवादी, जिनको अपने जन्म का, जाति का अहंकार है। ऐसे जो उच्च विचार के, उच्च मानसिकता वाले लोग हैं, सामंती मानसिकता वाले, वह हिंदुस्तान के पिछड़े और दलित समाज के किसी नेता के नेतृत्व को स्वीकार करने के बनिस्बत वो विदेशी नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के पिछड़े और दलित के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। जो आज प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान का एक गरीब मजदूरनी का बेटा अपने त्याग से, तपस्या से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से, विद्या से, बुद्धि से, राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र सेवा से इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, इससे पहले भी थोड़े दिन के लिए बने थे चरण सिंह जी, लेकिन यह पहली बार इतने वर्षों तक एक पिछड़ा वर्ग का गरीब मजदूरनी का बेटा बैठा है। ये स्वीकार नहीं है। और उनको जितनी गालियां दी गई है बनने से लेके आज तक, शायद चौराहे पर भी कोई शराबी भी इतनी भद्दी गाली नहीं देने वाला हुआ। लेकिन ऐसी भद्दी गाली देने वालों को भी इस देश के अंदर कुछ लोग जय जयकार करके नेता बना रहे हैं। जय जयकार की। ये सब पिछड़े और दलित समाज के लोगों को खून क्यों नहीं खौल रहा है? मैं तो इस देश के निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी खून नहीं खौला तो खून नहीं, वह पानी है। धिक्कार तेरी जवानी है। नरेंद्र मोदी एक निर्धन, निर्बल, अति पिछड़ा का बेटा अपने पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री बनता है और वो नारा लगाया जा रहा है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। अर्थात बिहार के लोगों ने वोट नहीं दिया, बिहार के लोगों ने जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, बल्कि बिहार के लोगों को वोट की चोरी नरेंद्र मोदी ने कर लिया। तो बिहार के लोग जाने कि उसकी वोट की चोरी किसने की। फैसला उनको न करना है। अब बिहार के लोग ही अपना आत्मस्वाभिमान बेच ले तो भगवान जाने। इस साल के अंत में चुनाव होना, क्या लगता है एसआईआर का मुद्दा है जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, ये बिहार में मुद्दा है? चूँकि आप लगातार बिहार में घूम रहे हैं, लगता है कि बिहार के लोगों में वोट चोरी का मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है उनके मन में? भाई तो लोग जाने ना, आप लोग से जाके पूछो। बिहार के लोगों ने तो वोट दिया, बिहार के लोगों ने तो अपने वोट को चोरी करते किसी को देखा नहीं, बूथ पर किसी को लूटते देखा नहीं। तो अब भैया से हारे तो भौजी घगरा फारे। अब देसी वोट से हार रहा है तो बांग्लादेशी से, म्यांमार वाले से, नेपाल से, दुनिया भर से, परदेशी दुनिया भर के भारत विरोधी लोगों को देश में ला के चाहता है कि वोटर बनवा के उसके वोट से हम राज बना लें। तो ये सपना है। अब भारत जग चुका है। अब भारत स्वाभिमानी भारत है। अब भारत राष्ट्रभक्त भारत है। अब भारत के सामने राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट है। अब भारत के लोग अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, अपने राष्ट्र के एकता अखंडता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व दे करके भी अपने को बचाना चाहते हैं। जो डॉक्टर लोहिया कहते थे समाजवादियों की कि जब कभी हमारे राज्य पर संकट आवे तुम अपने सिद्धांतों को और अपने पार्टियों को भूल जाओ, पहले अपने राज्य की रक्षा करो, क्योंकि राज्य रहेगा तो हम सिद्धांत बना लेंगे। हमारे पास राज्य नहीं था तो हम 1000-2000 साल तक अपमान को झेल चुके हैं, इसलिए कभी अपने राज्य को मत जाने देना। तो जो राज्य पर संकट खड़ा करता हो
जिसके सामने राज्य नहीं हो, जिसके सामने निजी स्वार्थ हो, परिवार का स्वार्थ हो, और ये सब जानते हुए भी जो कुछ लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं, मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि पिछड़े और दलित जो उनके पीछे दौड़ रहे हो, तो कभी एक बार अपने पूर्वजों को, इतिहास को पढ़ो कि जिनके पीछे दौड़ रहे उन्हीं लोगों के पूर्वजों ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ कौन कौन सा अन्याय किया था, जानवर के बराबर बना के रखा था, मनुष्य नहीं समझा था, और आज उनके पीछे तुम दौड़ रहे हो किस स्वार्थ के लिए? किस स्वार्थ के लिए? तेजस्वी दौड़ रहे हैं कि सब यदुवंशी मेरे साथ मुसलमान, और प्रेस वाले कहते हैं सब यदुवंशी यादव और मुसलमान का समीकरण है। तो यादव और मुसलमान का समीकरण है तो मधुबनी से हुकुमदेव नारायण यादव 77 से लेकर अब तक 6 बार कैसे जीता है? तुम्हारा तो यादव और मुसलमान का सबसे बड़ा समीकरण मधुबनी में है। तो हम 77 जीते, 4 बार मैं जीता मधुबनी से, 2 बार से डॉक्टर अशोक जीता है, बिहार में सबसे फर्स्ट किया था चुनाव जीत के। तो अगर सब यादव मुसलमान तेजस्वी के साथ है, तो प्रेस वाले अंधा से मैं पूछना चाहता हूँ, बोलने वाले अंधा लोगों से, मूर्ख लोगों से, अपने को विद्वान कहते हैं, प्रेस पर बकवास करते हैं, कि जाओ ना मधुबनी में, जब यादव अमाय का समीकरण था तो हुकुमदेव नारायण यादव, अशोक यादव लगा 6 बार वहाँ से मैं जीता हूँ। इतनी बार किसी जात का कोई एक व्यक्ति वहाँ से चुनाव नहीं जीता। मतलब जो तेजस्वी यादव दावा करते हैं मुसलमान और यादव समाज का वोट उनके पास नहीं है ज़्यादातर, फिर हम उन करे दावा तो हम उससे क्या कर रहे हैं? जब बादी 12 पंच 18, मैं तो कहता हूँ मधुबनी है, मधुबनी। पिछली बार भी तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ने फातिमी को खड़ा करके अपनी सारी शक्ति लगाया माई समीकरण का, लेकिन तब भी डॉक्टर अशोक यादव 1.5 लाख वोट से मधुबनी में जीते। मतलब मधुबनी में माई समीकरण फेल हो गया। फिर देखो, माई समीकरण कोई चीज है ही नहीं, माई क्यों रटते हो? माई समीकरण कहाँ है? सामाजिक समीकरण की बात मैं करता हूँ। सामाजिक समीकरण, अगर ज़्यादा वोट नहीं दिया था तो 2024 में अशोक यादव, 2024 नहीं 2019 में अशोक यादव उस बिस्फी से, जहाँ यादव और मुसलमान का गढ़ माना जाता है, वहाँ से 60,000 से अधिक वोट से कैसे जीता था? केवटी में 60,000 वोट से अधिक से कैसे जीता था? मधुबनी में 4.5 लाख वोट से कैसे जीता था? कहाँ गया था तुम्हारा माई समीकरण? अगर यादव ने ही वोट दिया तो आया कहाँ से वोट? यादव समाज वोट देता है भाजपा को, लेकिन जानबूझ करके ये हवा बनाया जाता है कुछ पढ़े लिखे लोगों के द्वारा माई समीकरण। ना यादव वोट नहीं देता है, इसे मिलता है उसको बोलने वाले पत्रकारों को मिलता क्या है? लड्डू। मैं चैलेंज करता हूं उनको, जाए मधुबनी में, उदाहरण देता हूं, मधुबनी में चले। इस साल के अंत में चुनाव होना, तेजस्वी यादव राहुल गांधी लगातार घूम रहे हैं, क्या लगता है उनके घूमने से बिहार में फायदा होगा? महागठबंधन के लिए स्कोप नजर आ रहा है आपको? वो तो बिहार की जनता बताएगी। करनी देखल जाएंगे मरनी के बेरिया, पेट देखल जाएंगे पबनी के बेरिया। वो तो जब चुनाव होगा तब जनता बताएगी। अब जनता बताएगी, अभी तो मेला है, घूम रहा है। लेकिन एक अंतिम बात कहूँगा कि तेजस्वी यादव को बहुत अगर मोह है ये रोहिंग्या से और विदेशी से राहुल गांधी को, तो अपने समर्थकों के गांव में जाके उन्हीं की ज़मीन में उनको बसा न दे, यहीं का ज़मीन दिला करके कि भाई ये हमारे अपने आदमी है, मान लेगा? मान लेगा? ये सब देखो बकवास है। केवल इतनी ही बात रखो कि नरेंद्र मोदी एक निर्धन, निर्बल, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, दलित का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बन गया है।
वह नेहरू वंश के जैसे कई कुछ वंश हैं इस देश में जिनके कलेजा में रात दिन आग जलती रहती है। तो मेरे सामने ये निर्धन निर्बल अति पिछड़ा का गरीबने का बेटा प्रधानमंत्री बन के और हम पर हुक्म चलाएगा। जैसे जमींदार सब गांव के पिछड़ा सबको कहता है कि तुम्हारी इतनी ताकत कि हमारे सामने तुम मुंह खोलोगे। इसी सामंतवादी प्रवृत्ति है ये सामंतवादी प्रवृत्ति है। और हिंदुस्तान के युवाओं को, बिहार के युवाओं को सामंतवादी प्रवृत्तियों से को लड़ करके और परास्त करे, अंतिम बार परास्त करे इस बार कि फिर कभी ये सामंतवादी प्रवृत्ति न बिहार में न हिंदुस्तान में अपने मस्तक को उठाने पावे। श्री कृष्ण के जैसे नाग के फन पर जैसे कृष्ण ने नृत्य करके नागों को नाथ दिया था, उसी तरह कालिया नाग को नाथने का समय आ गया है कि बिहार के युवा कृष्ण के जैसे युवा बन करके इन राष्ट्र विरोधी नागों के न फन पर खड़ा होकर के और इस बिहार में ऐसा कुचल दे कि फिर संपूर्ण देश में उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहे और नहीं रहेगा। एक सवाल है सर कि वोटर अधिकार यात्रा के तहत कई लोग बिहार में घूम रहे हैं। पप्पू यादव है, पूर्णिया से सांसद हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव बिहार की उम्मीद है, जननायक कह रहे हैं उनको, जिनको कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूँ जी। डॉक्टर लोहिया ने सिखाया था कि तुम अपनी मर्यादा में रहो, किसके प्रश्न का तुमको उत्तर देना चाहिए और किसके प्रश्न का किसी के बात का नोटिस नहीं लेना चाहिए जी। तो पप्पू यादव की बात का मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता, नोटिस नहीं ले सकता। पप्पू यादव के प्रश्न के उत्तर देने वाले बिहार में असंख्य लोग हैं जो उत्तर दे रहे हैं। मेरे सामने कोई बात है तो मेरे आदर्श डॉक्टर लोहिया थे, गांधी थे, दीनदयाल थे, अंबेडकर थे, चरण सिंह थे, कर्पूरी ठाकुर थे जी। कर्पूरी ठाकुर थे। जो रोज गंगा में नहाने वाला आदमी हो धीरज जी। और गंगा का जल पीने वाला हो और उसको कोई पूछे कि डबरा का पानी कैसा लगता है तो वो आदमी क्या उत्तर देगा। और प्रश्न भी अपमानजनक है कि हम एक राष्ट्रवाद की धारा से निकले हैं जी। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और हमारे लिए हमारे आदर्श रहे हैं डॉक्टर लोहिया। भरतपुर में 1962 में समाजवादी पार्टी का 3 दिवसीय सम्मेलन था, उसमें 3 भाषण है उनका और मैं तीनों भाषण को PDF पर सैकड़ों लोगों को भेजा हूँ, पढ़ो। उसमें डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था, चीन के संबंध में जो डॉक्टर लोहिया का जो विवरण है पढ़ो, जो खून खौलता है कि नहीं, पढ़ो कौन अपराधी है। आज जो घूम रहे हैं उनसे पूछो पापी कौन, मनुष्य उसका न्याय चुराने वाला के न्याय को खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला, पापी कौन। जो अपराधी है, जो पापी है, लोकतंत्र का हत्यारे लोग हैं, जाति और सांप्रदायिकता का उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, विदेशी शक्तियों से समझौता करने वाले लोग हैं, राष्ट्रीय हित को बंधक लगाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के उंगली पर इशारे पर चीन के दुनिया के इशारे पर नाचने वाले लोग हैं, ट्रंप की आवाज में आवाज मिलाने वाले लोग हैं। और उसको इस देश में जो लोग आदर्श मानता है उन लोगों को सावधानी पूर्वक सचेत हो जाना चाहिए कि वो अपने आने वाली पीढ़ी का कितना नुकसान कर रहे हैं। उनके ही आने वाली पीढ़ी उनको क्षमा नहीं करेगी। जैसे हमारे पूर्वजों से गलती हुई तो हम क्षमा नहीं करते हैं जी। समय है भारत को, बिहार के युवाओं को समय है जगने का। और मैंने कहा ना कि पत्रकार लोग यादव मुसलमान समीकरण, तो चल जाके मधुबनी में देखो ना, खोजो जो कहाँ है यादव मुसलमान का समीकरण कहाँ है, तो मधुबनी में खोजो
नहीं हो तो माइक्रोस्कोप लगा के जाओ, दूरबीन लगा के जाओ। पागलपनी की बात करते हैं अपने मन से, जातीय उन्माद पैदा करते हैं। वो विश्लेषण नहीं करते हैं, वो जातीय उन्माद पैदा करते हैं। जी। आखिर में एक सवाल है कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना है, लेकिन तेजस्वी यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। अब वो तो जाने तेजस्वी यादव, जी। वादी 12 पंच 18, तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बनावे कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को बनावे। जाने तेजस्वी यादव, ये देश किसी का गुलाम नहीं है, देश का गुलाम नहीं है, देश जग चुका है। जी। भारत अब जागृत भारत है, जागृत भारत। और नरेंद्र मोदी कोई साधारण आदमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी तो भारत की भूमि पर 200-400-500 बरस में कोई आता है, जी। जो भारत की भूमि को एक नई दृष्टि दे के जाता है। याद रखेगा लोग मेरी बात को कभी न कभी लोग याद करेंगे कि ये गांव का डॉक्टर लोहिया की दृष्टि वाला ये कह के गया था, जी। कह के गया था। इसलिए ये सब बात आक्रोश में है। वो लोग, सत्ता चली गई, आक्रोश में है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हैं, मर्यादा नहीं है, वाणी में मर्यादा नहीं है, कर्म में मर्यादा नहीं है, नियंत्रण नहीं है, भाषा में नियंत्रण नहीं है। जो प्रधानमंत्री के लिए इतने अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है और उसमें ताली बना के जो युवा नाच रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि युवा अपने घर में अपने बाप दादा का भी ऐसे ही अपशब्दों से अपमान करते होंगे। जो वाणी के अमर्यादित भाषा के पीछे दौड़ रहे हैं, वे तो अपने घर में अपने बाप के लिए और अपने परिवार के अपने बड़ी सदस्यों के लिए भी वो मर्यादाहीन बात करने वाले लोग होंगे। कोई मर्यादा है लोकतंत्र की? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।